27 फरवरी शाम 5 बजे। आई रिमेम्बर वो 8 घंटे की इंटेंस बहस। फील्स लाइक यस्टरडे। वैसे कल ही हुआ था वो, है ना? वो इशू नहीं है भाई, यू हैव स्टॉप मेकिंग सेंस टू मी एन आवर बैक। आपको समझ में नहीं आ रहा, इसमें मेरी गलती नहीं है ना। अब दादा परदादा के जमाने से सुनते आ रहे हैं, ये अपना घर अपना होता है। अब अचानक से सब रेंट चिल्लाने लगे। क्या आप क्या बोल रहे हो? 17,000 ईएमआई भरते रहो महीने का। मैं भाई मैं इतनी ज्यादा ईएमआई क्यों दूं? कम रेंट देके बच्चा हुआ इन्वेस्ट ना कर दूं? गॉड प्रखर, वो ईएमआई का केस हो गया। वो खुद अपनी शादी ईएमआई के भरोसे प्लान कर रहा है। और जो रेंट में डिपॉजिट है, ब्रोकरेज है, उसका क्या? भाई बाय में प्रॉपर्टी टैक्स होता है, सोसाइटी मेंटेनेंस होता है, 10 चीजें होती है, उसका क्या करोगे? यार मैं तो बस टीम को लंच पूछने आया था, ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ बैठा दिए। एक तो पांडे जी खुद 35,000 रेंट देते हैं, मैंने देखा है, और मुझे बाय बाय सिखाएंगे। कोई सेंस है क्या भाई इस बात का? इतना बड़ा अमाउंट ऑफ कैश में एक एसेट पे लॉक कर दूं? आई कांट टेक दैट रिस्क ना। कल पूरा दिन हमारी टीम में सिर्फ यही चला है और 8 घंटे की, आई रिपीट 8 घंटे की रिगरस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मुझे इतना रिलीव्ड और प्राउड फील हो रहा है ये अनाउंस करने में कि हमने फाइनली रेंट वर्सेस बाय वाली डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया है। आपको पता है हमें इस रिसर्च में सबसे ज्यादा समय क्यों लगा? क्योंकि ये पहली ऐसी रिसर्च है, एंड होपफुली आखिरी, जिसमें सबके अपने अपने पीओवीज थे और सब सेंस बना रहे थे। कोई एक विनर निकल कर आ ही नहीं रहा था। हम चाहते तो आपको बाकियों के जैसे कोई जेनरिक रूल बताकर ये सब 2 घंटे में निपटा सकते थे। कोई बेसिक सा फॉर्मूला बनाकर ये कह सकते थे कि ओ रेंट इज ऑलवेज बेटर, या फिर रियल एस्टेट ही असली वेल्थ है। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम सब थक चुके हैं स्ट्रेंजर्स से ये सुन के कि हमें क्या करना चाहिए, वो भी तब जब उन्हें ये तक नहीं पता है कि हम कौन सी सिटी में घर लेने वाले हैं या हमारा रेंट कितना है। दोस्तों हम ये समझते हैं कि घर खरीदने का डिसीजन हर किसी के लिए अलग होता है, पर्सनल होता है, इसीलिए हम सोल्यूशन देना चाहते थे। कैसा सोल्यूशन? इस वीडियो में आई विल वॉक यू थ्रू अ पर्सनलाइज्ड टूल, एक शीट जिसकी मदद से आप खुद जान जाओगे कि आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है, विच इज बेटर, रेंट और बाय। ये शीट के लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो 4 टैब्स हैं। टैब 1 ये बताता है कि अगर आप घर खरीदते हो उसमें ईएमआई, इंटरेस्ट, अप्रिसिएशन, इसका पूरा कैलकुलेशन क्या होगा। सेकंड टैब अगर आप रेंट पे रहते हो तो उसका कैलकुलेशन, जैसे टोटल आउटफ्लो कितना होगा ओवर द टाइम। थर्ड टैब अगर आप घर ना खरीद कर रेंट करो और जो ईएमआई और रेंट के बीच का डिफरेंस है उसे इवन सिंपल निफ्टी इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करो तो कितना कॉपस बन सकता है, जिसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमने 4th टैब में भी दिखाया है। दोस्तों घर खरीदना इज वन ऑफ द बिगेस्ट परचेजेस ऑफ आवर लाइफ्स, इसलिए ये डिसीजन आपका होना चाहिए। इस टूल में आप अपने नंबर्स अपने हिसाब से डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वो भी एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो जल्दी से ये शीट अपने लैपटॉप में खोलिए और साथ में इस रेंट वर्सेस बाय का आंसर जानिए। लेकिन पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन से शहर में घर खरीदना चाहते हैं या फिलहाल किस शहर में रेंट दे रहे हैं। सो गाइस, विद योर होस्ट स्वाति, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हमने यहाँ टियर 2 सिटी के एक 2 BHK अपार्टमेंट का एग्जाम्पल लिया है। कुछ अजम्पशंस भी लिए हैं, जैसे आपकी लोकेशन फिक्स होने वाली है या फिर लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है। जब आप उस जगह को रेंट के लिए देखने जाते हो तो ब्रोकर से आपको पता चलता है कि ओनर फिलहाल ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, लेकिन इवेंचुअली उसे बेचना भी है ये फ्लैट। तभी आपका दिमाग इसी एक्सेल शीट की तरफ दौड़ता है टू कैलकुलेट कि क्या करना चाहिए, रेंट करूं या सीधा खरीद लूं। तो आप तुरंत एक्सेल शीट खोलते हो, उसमें सबसे पहले बाय का ऑप्शन देखते हो। नाउ कॉस्ट ऑफ द हाउस आपको पता लगता है 1 करोड़ ऑल इन एंड 20% डाउन पेमेंट इज मैंडेटरी, मतलब 20 लाख आज अभी देना है और रिमेनिंग 80 लाख का आप होम लोन लोगे। अब लोन है तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं 8.5%, जो कि बिल्कुल एक रैंडम नंबर नहीं है, खुद बैंक बोल रहा है। टेन्योर आपने डाल दिया 20 साल। अगेन ये सारी जो डिटेल्स हैं जो ग्रीन में हाईलाइटेड है वो आप इस टूल में चेंज कर सकते हो, खुद अपने हिसाब से नंबर्स डाल सकते हो। तो अब 8.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप 20 ईयर्स के पीरियड के लिए 80 लाख का लोन लेते हैं। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी ईएमआई फॉर 20 ईयर्स होती है 69,426 पर मंथ, मतलब आपकी लोन रीपेमेंट हुई 1.66 करोड़ की, जिसने इफेक्टिवली आपके 1 करोड़ के घर की वैल्यू बढ़ा दी। और हाँ, याद रखिए कि आपका घर आपका तब तक नहीं होता जब तक आप लास्ट ईएमआई पे नहीं करते।
लेकिन बाइंग सिनेरियो में बात यहां पर खत्म नहीं होती। ओवर द स्पैन ऑफ 20 इयर्स ईएमआई के अलावा भी ओनरशिप के खर्चे बहुत सारे ऐड होते रहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस, फिर थोड़ा आप घर सजाओगे, रहने लायक बनाओगे, फिर कुछ साल बाद शायद कलर चेंज करवाओगे और घर का खुद का मेंटेनेंस भी ऐड होते रहेगा। मतलब खर्चा अभी और भी है। फिर भी कंजर्वेटिव होके चलो हम मान लेते हैं कि ये सब मिलाकर पहले साल सिर्फ 1 लाख खर्चा हुआ और हर साल ये 5% बढ़े, तो 20 साल में ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 33.06 लाख तक पहुंच जाएगा। ये स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हो कि हम कैसे ये नंबर पे पहुंचे। तो घर खरीदने में कहां पैसा लगा, डाउन पेमेंट से लेकर ईएमआई, इंटरेस्ट, टैक्स रेट और मेंटेनेंस, जिससे आपके घर की फाइनल कॉस्ट इन द 20 इयर्स ऑफ स्पैन बनी 2.19 करोड़ की, ना कि 1 करोड़ जो आपने इनिशियली देखी थी। मतलब ये सब मिलाकर आपका घर जब 20 साल बाद फाइनली आपका हुआ तब पड़ा 2.19 करोड़ का। पर क्या आपको पता है आपका घर भी एक अप्रिशिएटिंग एसेट है। मतलब इस 20 साल के टाइम पीरियड में आपके घर की वैल्यू भी बढ़ेगी। इंडिया में आरबीआई के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का एवरेज एप्रिसिएशन 4 to 6% रहा है, और अगर हम कंजर्वेटिव होके मान लो, इसे 4.5% भी मान ले, तो 1 करोड़ का घर 20 साल बाद लगभग 2.41 करोड़ का हो जाता है। मतलब जहां 20 साल बाद आपके घर का फाइनल कॉस्ट था 2.19 करोड़, आपके घर की वैल्यू खुद अप्रिशिएट होकर 2.41 करोड़ की हुई। पूरे 21.5 लाख का गेन। इंटरेस्टिंग राइट? अब चलते हैं हमारे रेंटिंग सिनेरियो की तरफ, जिसमें आप मानोगे नहीं पर नेट गेन इस नंबर से भी ज्यादा होगा। नो, डोंट लुक सो कंफ्यूज्ड, आई एम गोना प्रूव इट टू यू। अब सेकंड टैब खोलते हैं। अब क्योंकि जॉब लोकेशन फिक्स्ड है, घर, सोसाइटी, लैंडलॉर्ड सब ठीक है, ओवरऑल सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती। जैसे कई बार लैंडलॉर्ड 10% से ज्यादा रेंट इंक्रीज कर देता है, या अर्जेंट वेकेट करने का नोटिस दे दे, या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो, या किसी रीजन से आपको सिटी शिफ्ट करनी पड़ती है, तो हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20 इयर्स आप कई बार घर चेंज करें। अब ऐसे केस में कॉस्ट वैरी करेंगे, बट फॉर नाउ मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल कि आप इसी घर में 20 साल स्पेंड कर रहे हो ऑन रेंट। अब ये रेंट पकड़ लो 30,000, जो हर साल 10% से बढ़ रहा है फॉर 10 इयर्स। बट आप तो जानते ही हैं कि रेंटेड हाउस का पोजेशन लेने से पहले हमें कुछ मंथ्स ऑफ रेंट इक्विवेलेंट डिपॉजिट करानी पड़ती है। 1 मंथ का रेंट तो ब्रोकर ले लेता है ना? तो मान लेते हैं कि ये कुछ एक्सपेंस होता है 1.7 लाख। अगर इससे ज्यादा है तो यू कैन चेंज इट इन द शीट। बाय द वे, अब आते हैं टोटल रेंट कैलकुलेशन की तरफ। वैसे तो 30,000 का रेंट आपको देखने में इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जब मंथ्स टर्न इनटू ईयर्स और हर साल 10% से रेंट बढ़े तो धीरे धीरे रेंट 64,000, 94,000, फिर 1.51 लाख और फाइनली 1.83 लाख पर मंथ तक पहुंच जाता है। तो टोटल रेंट ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स बन जाता है 2.06 करोड़ इंक्लूडिंग द अदर कॉस्ट। एंड वंस अगेन आप ये अदर कॉस्ट के सेल को भी चेंज कर सकते हो इन केस आप बार बार शिफ्ट हो रहे हो। तो 20 साल बाद आपका टोटल रेंट बना ऑन द सेम हाउस 2.06 करोड़। बट ये क्या, घर बाय करो तो 2.19 करोड़ और रेंट करो तो भी ऑलमोस्ट सेम। आप सोचने लगे ना कि इससे अच्छा तो घर ले ही लेता, तो जरा रुक जाइए। स्टे 5 more minutes एंड यू विल सी योर ओपिनियन गेटिंग चेंज्ड, क्योंकि यहां हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिल्वर लाइनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बाइंग और रेंटिंग के कॉस्ट के डिफरेंस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करें, तो यहां आप देखोगे कि पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। देखिए, सिंपल टर्म्स में कहूं तो आपकी ईएमआई है 69,426 और आपका रेंट है यहां पे 30,000। डिफरेंस कितना बना? 39,426। ये डिफरेंस के एसआईपी अगर आप करो प्लस जो घर खरीदने के लिए आप डाउन पेमेंट दे रहे थे और मेंटेनेंस लग रहा था, वो अमाउंट लमसम में इन्वेस्ट कर दो। अब हो सकता है आप इस अमाउंट को किसी दूसरे एक्सपेंस में भी यूज कर सकते हो, जैसे बच्चों के एजुकेशन, ईयरली ट्रिप्स या फिर गोल्ड खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो फॉर 20 इयर्स, तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। चलिए इसे एक्सेल के थ्रू समझते हैं। आप इस डिफरेंस अमाउंट यानी 39,426 को एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। अब हर साल ये डिफरेंस तो कम होते जाएगा, क्योंकि रेंट बढ़ते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका रेंट आपके ईएमआई के बराबर हो जाएगा, मतलब नो डिफरेंस। लेकिन तब तक आपकी इनिशियल एसआईपीज 20 साल तक कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो होती रहेगी। सो बाय द बिगिनिंग ऑफ 10th ईयर ये डिफरेंस अमाउंट 0 हो जाता है, इंडिकेटिंग कि अब आपका ईएमआई इज इक्वल टू द रेंट। लेकिन जो एसआईपी आपने इनिशियल ईयर में स्टार्ट की थी, वो पूरे 20 साल तक कितना ग्रो हो चुकी है? यहां हम 10.82% के रिटर्न्स ले रहे हैं, टेकिंग निफ्टी 50 एज आवर इंडेक्स। हमने यहाँ पे निफ्टी 50 लिया है, लेकिन आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कोई दूसरा इंडेक्स भी चूज कर सकते हैं।
इससे आपके रिटर्न्स में डिफरेंस भी आ जाएगा। निफ्टी 50 के रिटर्न्स के हिसाब से बाय द एंड ऑफ 20th ईयर आपके एसआईपी की फाइनल वैल्यू हो जाती है 1.62 करोड़। और ये तो सिर्फ एसआईपी हुई, अभी डाउन पेमेंट और मेंटेनेंस का लमसम भी बचा है। तो 20 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट लमसम 1.42 करोड़ बन जाता है। यानी आपके एसआईपी की फाइनल वैल्यू और लमसम की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 3.05 करोड़। टोटल रेंट था ओवर द स्पैन ऑफ 20 इयर्स 2.06 करोड़। यहां नेट गेन मिला 99.24 लाख। बाइंग में नेट गेन कितना था? 21.48 लाख। मतलब देखा जाए तो जितना अमाउंट आप रेंट में दे रहे हो उसमें 13 लाख और ऐड कर देते तो शायद 20 साल बाद घर आपके नाम हो जाता। लेकिन लोग इस गेन की बात ही नहीं कर रहे हैं कि जो अमाउंट आप डाउन पेमेंट और ईएमआई में डालने वाले हो, अगर उसे इन्वेस्ट कर दो तो उसकी वैल्यू 20 साल में आपको 99 लाख का गेन दे सकती है। तो शायद नंबर्स के बेसिस पे दोस्तों हमें क्लियरली यहां विनर मिल चुका है। 21.5 लाख के गेन को हराते हुए 99 लाख का गेन देकर रेंट बन गया है हमारा विनर। लेकिन दोस्तों, हैविंग सेड दैट, बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग, ये डिबेट तो सालों से चल रहा है। ये डिसीजन वाकई में जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेल बता रहा है उतना नहीं है। सीधी बात तो ये है कि इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ नंबर्स पे बेस्ड नहीं होता। अपना घर शायद उतने रिटर्न्स नहीं देता, लेकिन वो एक अनक्वांटिफाइबल स्टेबिलिटी देता है। लाइक लैंडलॉर्ड रिस्क नहीं, फोर्स्ड शिफ्टिंग नहीं, एक परमानेंट छत की शांति जो एक्सेल मेजर नहीं कर सकता। साथ ही ओनरशिप का कॉस्ट भी रियल है। लॉन्ग टर्म लोन, कैश का एक एसेट में लॉक होना और फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस। तो ये सब थ्योरी नहीं, डेली लाइफ के ट्रेड ऑफ्स हैं। इसलिए फ्रेमवर्क सिंपल रखो। अगर जॉब और सिटी स्टेबल है और फैमिली सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, बाइंग अ हाउस शायद एक रीजनेबल ऑप्शन हो सकता है, इवन इफ एक्सेल डिसएग्री करे। और अगर आपको जॉब की वजह से बार बार मूव होना पड़ रहा है या लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपीरियंसेस, लिक्विडिटी और कंपाउंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंटिंग कोई वीक डिसीजन नहीं है। बट हाँ, रेंटिंग तभी फाइनेंशियली काम करता है जब रेंट और ईएमआई का डिफरेंस एक्चुअल में इन्वेस्ट हो, वरना सारा मैथ्स फेल हो जाता है। तो एसेंशियली देखा जाए तो कोई यूनिवर्सल राइट आंसर नहीं होता। आंसर आप किस लाइफ स्टेज पर हैं उसके हिसाब से भी बदलता जाता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एक्सेल शीट आपको गाइड कर सकता है, बट आपका डिसीजन डिक्टेट नहीं कर सकता, एज वो पर्सनल और सब्जेक्टिव है। वीडियो लाइक करो, अगर कर चुके हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ये मैथ्स किस शहर के लिए करने वाले हो, कहां घर लेने का सोच रहे हो या कहां रेंट बेसिस पर रह रहे हो। लेकिन एक बार ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करना जो घर खरीदकर उनको जज करते हैं, जो रेंट पे रहने की चॉइस रखते हैं। साथ ही सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.